ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन में? यहां पर एक मास m का बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से, विथ सम वेलोसिटी v0, और ये वाला बॉम्ब जो है वो हमारा अल्टीमेटली जाके गिरने वाला था एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, ठीक है, और वहां पे जाके फटने वाला था। बट हुआ क्या, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, और ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, बॉम्ब हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही एक्सप्लोड कर गया 2 पार्ट पे। ये वाला पार्ट जो है ये मोमेंटरीली स्टॉप हो गया, और दूसरा वाला कुछ ऐसे जाके गिरा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो सवाल ये है, ये डिस्टेंस x कितना होने वाला है? जो दोनों पार्ट टूटा था, दोनों का मास इक्वल है। ये m/2 है, ये m/2 है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एलिगेंट तरीका है इस वाले केस में, यहां पर ये स्टॉप होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका स्टॉप होना या हॉराइजेंटली मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, ठीक है। बट अगर वर्टिकली मूव करता तब इश्यू होता, ठीक है, तब ये वाला टेक्निक काम नहीं करेगा। ये स्टॉप हो जाए या फिर हॉराइजेंटली किसी भी तरफ मूव करे इनिशियली, हाँ बाद में कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, देन ये वाला जो टेक्निक है वो मेरा काम करेगा। लेकिन अगर इसका कोई एक वर्टिकल मोशन हो जाए तो इन दैट केस ये टेक्निक हमारा मूव ये काम नहीं करने वाला है। ओके, ध्यान दो, हॉराइजेंटली मूव करना या स्टॉप होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, आधा टाइम पे तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, ठीक है, और इसका जो मोमेंटम है ये राइट नाउ मेरा केवल और केवल हॉराइजेंटल है, ठीक है। देखो, ये वाला पार्टिकल अगर स्टॉप होता है या हॉराइजेंटली कैसा भी मूव करता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मैं एक चीज बोल सकता हूं, ये वाला पार्टिकल भी मेरा हॉराइजेंटली मूव करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इन दोनों पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है जब तक एक स्टॉप हो जाए, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जब तक दोनों का मोशन ना हो, किसी भी एक का होगा, दूसरे का होगा ही, वहां तक इन दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हमारा सेम होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल जो होगा वो तो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना हमारा नॉर्मल मोशन का होना चाहिए था। नॉर्मल मोशन इन द सेंस, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता तब जितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता, अभी भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली उतना ही होगा। बट जैसे ही वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा गेम पे दोस्तों, तब ऑब्वियसली इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो बदल जाएगा, और जो ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट है हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस वाले केस में वी आर लकी, क्योंकि स्टॉप दिया हुआ है, या फिर बोला है जो भाई हॉराइजेंटली पीछे गया है या हॉराइजेंटली एक आगे गया है, जो भी हुआ है भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। बट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट चेंज। मानते हो या नहीं?
अच्छा, यहां पर अगर मैं इनिशियल एंगल को थीटा मान लेता है, जरूरी नहीं है। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा हॉराइजेंटल, दैट विल बी वी नॉट कॉस थीटा ऑलवेज टू द राइट। ठीक है, समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं बदला है हॉराइजेंटल में, और टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्लोजन के कारण नहीं बदला है, तो डेल्टा एक्स सी एम विल बी सेम विथ और विदाउट एक्सप्लोजन। यानी एक्सप्लोजन हो या ना हो, दोनों केस में ही सेंटर ऑफ मास का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो डेफिनेटली हमारा सेम होने वाला है। हॉराइजेंटल या स्टॉप होने के केस में ये एडिशनल फायदा मिलेगा। देखो, अगर वो नहीं होता तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे लीनियर कंजर्वेशन लगाते हुए उनको इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल की तरह ही ट्रीट करना पड़ता। इन दैट केस ये वाले मेथड से गलत जवाब आ जाएगा। बस स्टॉप या एक पार्टिकल, दोनों पार्टिकल हॉराइजेंटली मूव कर रहा है, एक पार्टिकल स्टॉप हो गया, यानी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी के नहीं प्रेजेंस में ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेंटर ऑफ मास से बहुत आसानी से होगा। अच्छा समझो, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास 2r आगे बढ़ता। तो एक बात तो निश्चित है, डेल्टा एक्स सी एम जो बनने वाला है वो तो डेफिनेटली 2r हो जाएगा। बट एक्सप्लोजन होने पर एक पार्टिकल स्टॉप होने के बाद यहां पर मोमेंटरीली स्टॉप होगा, फिर ग्रेविटी नीचे काम करेगा, पार्टिकल फाइनली यहां पर जमीन पकड़ेगा m/2 का, और ये वाला जो है ये यहां पर जाएगा। तो m/2 पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो r हुआ है, और m/2 पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x हुआ है। तो डेल्टा एक्स सी एम में विथ एक्सप्लोजन जो लिख सकता हूं वो है m/2 इंटू r प्लस m/2 इंटू x डिवाइडेड बाई m, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू r/2 प्लस x। ये हमारा डेल्टा एक्स सी एम होगा। सो टोटल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में सेम होना चाहिए, तो 2r मस्ट बी इक्वल्स टू r/2 प्लस x, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3r/2। ठीक है, सॉरी ये r, हाँ क्या लिखा हूं, सॉरी, हाँ ये x/2 है, सो दिस इज x/2। तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 3r। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वाला प्रोफाइल हमें समझ में आया है, बट ये लगाने के पहले हमेशा देखना जो पार्टिकल्स है उनमें कोई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाना चाहिए। वो होने के बाद ये वाला मेथड में अप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो वहां पे तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट का मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आगे बढ़नी पड़ेगी। आई होप ये वाला चीज हमें यहां पर समझ में आया होगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, थोड़ा स्प्रिंग रिलेटेड सवाल को देखते हैं, इन क्वेश्चनों को मैं पहले भी करवाया हूं, बट मैं अब सेंटर ऑफ मास में एनालाइज करना चाहता हूं। क्या है मेरे पास, यहां पर दो ब्लॉक है, एक का मास है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम। मैंने क्या किया, t इक्वल्स टू 0 पे कैपिटल एम को इस तरफ एक वेलोसिटी दे दिया v0। दोनों के बीच में जो स्प्रिंग लगा हुआ है
वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट इज के। ठीक है, सो कैलकुलेट द मैक्सिमम elongation in this spring। ठीक है, इसको ग्राउंड फ्रेम में किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके बारे में हम पहले ही बातचीत कर लिए थे, लेकिन इसको मैं एक बार सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चढ़ के सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, मैं ये वाले में सेंटर ऑफ मास का फ्रेम यूज करूंगा। सो वी आर सॉल्विंग in a COM frame. What will be the velocity of center of mass? ठीक है, मैंने कैपिटल M प्लस स्मॉल m को सिस्टम मान लिया हूं। ये मेरा सिस्टम है, तो ये सिस्टम होने पर जो F एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है, तो इसका सिंपल मतलब है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी कांस्टेंट। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी कांस्टेंट। सो नाउ कैपिटल M has a velocity of v0 and small m has a velocity of 0। Therefore जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा दैट इज कैपिटल M v0 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। और अब हम लोग एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे चढ़ जाते हैं ना। सेंटर ऑफ मास पे अगर हम चढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में if I analyze the system, इनिशियली क्या हो रहा है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, VCM जो है वो इतना टुवर्ड्स राइट है। सो नाउ इसके ऊपर जैसे ही मैं चढ़ गया तो इसके रेस्पेक्ट में यानी इसके रिलेटिव मोशन हमें एनालाइज करना है। सो स्मॉल m का इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी कैपिटल M v0 बाई एंड इसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी v0 माइनस VCM। राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल m v0 बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये है दोनों बॉडी का वेलोसिटी। जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां पर है, वो डिस्टेंस में निकालना नहीं चाह रहा हूं। सेंटर ऑफ मास हमारा रेस्ट पे है और दोनों स्प्रिंग जो है वो अब दोनों तरफ स्प्रिंग जो है वो अपने आप को इलोंगेट करेगा और जैसे जैसे इलोंगेशन प्रोसीड करेगा दोनों ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा और दोनों ब्लॉक के रिटार्डेशन से अल्टीमेटली हमारा ब्लॉक का वेलोसिटी कम होता जाएगा और स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ता रहेगा। बढ़ते 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 एट अ मैक्सिमम इलोंगेशन both the blocks will stop। हाँ कि ना, दोनों के दोनों ब्लॉक जो होगा वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के दोनों ब्लॉक जो हमारा स्टॉप हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर वो कन्वर्ट होता है तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M v नॉट इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v नॉट
बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। जब दोनों ब्लॉक स्टॉप होगा तो सारे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इन द सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, सुनो, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली दोनों फ्रेम में सेम नहीं है। यहां पर गलती से हाफ mv स्क्वायर मत लिख देना, हाफ स्मॉल कैपिटल M v स्क्वायर मत लिख देना। रीजन, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम में चढ़ते ही सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अपने आप बदल गया। सिस्टम का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो इतना है, क्योंकि तुम देख सकते हो साफ साफ, ये कुछ भी कैलकुलेट कर लूं, ये हाफ कैपिटल M v नॉट स्क्वायर नहीं आने वाला है। हमारा एनर्जी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। तो जो फ्रेम पे चढ़ चुके हो तुम्हें उसी फ्रेम का एनर्जी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज हम डेफिनेटली गलती कर डालेंगे, राइट। सो बी वेरी कॉशियस। जब हम दूसरे फ्रेम पे चढ़ चुके हैं और उसके रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं, दोस्तों ध्यान देना, ग्राउंड फ्रेम में जब हम सॉल्व किए थे तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी को हम इक्वल किए थे, जीरो नहीं किए थे, राइट। एंड बेसिकली वो जो दोनों कॉमन वेलोसिटी था वो हमारा बेसिकली सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी था। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी हो गया। तो सिस्टम का इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा दोनों फ्रेम में अलग अलग है, पर जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। और डिफरेंस सेम आने का कारण है जो हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है वो डेफिनेटली फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ग्राउंड फ्रेम से देखो या सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखो, जो हमारा स्प्रिंग का टोटल इलॉन्गेशन होगा मैक्सिमम, वो तो दोनों में सेम ही होगा। तो इंडिविजुअल इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम में अलग अलग है, बट जो टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा दोनों फ्रेम में सेम होगा। सो क्या लिख सकता हूं, हाफ 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 गॉन, k x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे स्क्वायर है, v नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज कट, तो कितना आ गया, कैपिटल M स्मॉल m v नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो हमारे पास x नॉट स्क्वायर जो आ गया, चलो x नॉट डायरेक्टली लिख देता हूं, दैट इज अंडर रूट कैपिटल M स्मॉल m k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v नॉट। ये है हमारा द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। यहां पर एक टर्म आया है, उस टर्म के बारे में मैं थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। मैं ऐसे अप्लाई कहीं नहीं करता हूं, मुझे पसंद नहीं है वो चीज। म्यू, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम। इसको हम बोलते हैं द रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम। एंड बेसिकली क्या है, अगर मैं वेलोसिटी अप्लाई करता हूं तो ये वाला क्वेश्चन इक्विवेलेंट बनता है। जो एक तरफ के मास को इनफाइनाइट बना दो यानी दीवार बना दो, और उसी स्प्रिंग को दीवार के साथ लगा दो, और इन दोनों मास के बदले यहां पर मास ले लो म्यू, और ये वाले म्यू को अगर मैं वेलोसिटी v नॉट अप्लाई करता हूं, दोनों क्वेश्चन में इलॉन्गेशन एग्जैक्टली सेम आएगा। यानी इस पर मैक्सिमम इलॉन्गेशन अगर x नॉट है तो यहां पर भी मैक्सिमम इलॉन्गेशन x नॉट ही आएगा। लेट्स चेक, हाफ के, यहां पे तो सिंपल सी बात है, जब ये स्टॉप होगा तो हाफ म्यू v नॉट स्क्वायर, हाफ हाफ इज गॉन,
तो x नॉट इज सिंपली अंडर रूट म्यू बाई के इंटू वी नॉट, जो बेसिकली हमारा यहां पर आया है। ठीक है, यहां पर भी तो वही आया है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू बाई के इंटू वी नॉट। ओके, ये मेरे ख्याल से हमारा आ चुका है। कोई दिक्कत? अंडरस्टूड? राइट। अच्छा, बाय द वे जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन है वही मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा, वो भी ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है। अब स्प्रिंग का दूसरा क्वेश्चन, मेरा स्मूथ ग्राउंड के ऊपर दो ब्लॉक रखा हुआ है, कैपिटल एम और स्मॉल एम, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और वेलोसिटी देने के बदले मैंने यहां पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं, मैंने राइट की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूं। तो फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। अगेन मैं ये पूरा एनालिसिस जो करूंगा वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करने वाला हूं। लेट्स सी क्या है। एंड नाउ एक चीज ध्यान दो, अगर मैं टू ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग एज सिस्टम ले लेता हूं, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो है वो केवल और केवल एफ है, स्प्रिंग फोर्स जो भी है वो इंटरनल फोर्स है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। ये मेरा एसीएम है। तो ये अगर हमारा एसीएम है तो एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व इट इन सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। इसको हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं ना। इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, सेंटर ऑफ मास हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि वो खुद एक्सिलरेटेड है। दैट इंप्लाइज pseudo force to be applied. सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो है वो है मेरा टुवर्ड्स राइट। तो राइट वाले ब्लॉक पे जो स्यूडो फोर्स लगाना है दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एसीएम टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, टुवर्ड्स लेफ्ट। सेंटर ऑफ मास राइट पे एक्सीलरेट किया, उसे स्टॉप करना है तो लेफ्ट पे एक्सीलरेशन देना है, तो इसके ऊपर इतना स्यूडो फोर्स लगाऊंगा और लेफ्ट वाले ब्लॉक के ऊपर जो हमारा स्यूडो फोर्स 2 होगा वो होगा स्मॉल एम इंटू एसीएम, दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कैपिटल एम के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा कैपिटल एफ माइनस ये वाला स्यूडो फोर्स। एंड इफ वी कंप्यूट, जो हमारा नया सिस्टम बनेगा वो नया सिस्टम कुछ इस तरीके का बनेगा। सेंटर ऑफ मास तो हमारा स्टेशनरी है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, ध्यान देना। कैपिटल एफ माइनस कैपिटल एफ इंटू दिस, ये मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, इस तरफ फोर्स लग रहा है एम एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैपिटल एफ नाउ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो डेफिनेटली हमारा स्टेशनरी होगा, राइट। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है,
इनिशियली स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पे है। सुनाओ, ये वाला जो है वो मान लो हमारा x1 मूव किया है, ये वाला हमारा x1 मूव किया है, और ये वाला मान लो हमारा लेफ्ट की तरफ x2 मूव किया है। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, तो अगर वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात है, कैपिटल M इंटू x1 मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू x2। ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। और जो टोटल इलॉन्गेशन होगा, दैट इज x0 and that will be equals to x1 plus x2। right? टोटल इलॉन्गेशन जो होगा वो होगा x1 plus x2। एंड नाउ अब मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाला हूं। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो इनिशियल और फाइनल दोनों में 0 होगा। इनिशियली भी रेस्ट पे है, फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा वो सारे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ध्यान देना, एम एफ बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू x1 प्लस x2 प्लस mf, ये लेफ्ट वाले ब्लॉक का वर्क लिख दिया मैंने, इंटू x1, राइट वाले ब्लॉक पे वर्क लिख दिया फोर्स का, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ k x0 स्क्वायर। एंड नाउ अगर मैं इसको कंप्यूट करूं, क्या आ जाएगा, mf बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल्स टू x0, that is equals to half k x0 square। and now x0 is gone, तो x0 का वैल्यू है 2mf k into capital M plus small m। now that is the maximum elongation in the spring। ग्राउंड फ्रेम में भी हम लोगों ने ये वाला आंसर निकाले थे, बट ऑब्वियस सी बात है इस फ्रेम में सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान पड़ा है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं वहां पर पूरा स्प्रिंग को अलग से एनालाइज करना पड़ा था, बट यहां पर एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। सिंपली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चढ़ जाओ, स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दो एंड देन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रॉब्लम काफी ज्यादा आसानी से हमारा सॉल्व हो गया है। ओके।